अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न होंगे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे कि स्वीडन क्यों आना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे कि जी आप जो है वो बहुत सी खरी खरी बातें, कड़वी बातें, नेगेटिव बातें बता देते हैं और कोई अच्छी बात पॉजिटिव पहलू नहीं बताते स्वीडन का। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर भी आज बात करते हैं, पॉजिटिव पहलू की बातें करते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि अगर आप जब आप रियलिटी की बात करते हैं तो अगर हम कहेंगे पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने के नज़दीक है तो ये इस फैक्ट। ठीक है, आप जितना मर्जी शुगर कोट कर लें उसको कि जी पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान में जी ये वादियाँ हैं, पाकिस्तान में पहाड़ हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं, यहाँ इतने मौसम में फलाना। ठीक है, जो मर्ज़ी आप कहते रहें तो इससे ये फैक्ट नहीं छुपने वाला कि जी पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है। हर बंदे के ऊपर 4-5 लाख का लोन है और हम कर्ज़ई हैं दूसरे मुल्कों के। ठीक है, हमारी रेपुटेशन जो है बाहर मुल्कों में बहुत गंदी है, तो इससे ये फैक्ट बदलने नहीं वाला। ठीक है, इसी तरह जब हम स्वीडन की बात करेंगे तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को फेस होंगे या होने वाले हैं या हो चुके हैं, जब मैं उनकी बात करता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप प्रिपेयर होके आएँ, आप तैयारी से आएँ। ये ना हो आपके साथ जो है ना वो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ें। और फेस करने में ये है कि ख़ास तौर पर अकेले लोग तो ये हैं कि उनका तो ये है कि वो भाग भूग जाते हैं दूसरे मुल्कों में, या कोई भी है जिस तरह से भी कर लिया, गुजारा कर लिया, रह लिया, जो भी है। लेकिन फैमिली वाले ख़ास तौर पे जो आते हैं वो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। और फिर ज़ाहिर बात है कि दुख होता है इंसान को कि यार फैमिली वाला बंदा है, बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, सेटल होने के लिए आया, जो भी है, लेकिन उसकी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई बेचारे की। और ऐसे लोगों के हुआ भी है और हो रहा है। तो अब बात करते हैं बैक टू द टॉपिक। मैंने 2 मिनट ले लिए सिर्फ इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि रियलिटी भी ज़रूरी होती है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक के स्वीडन में क्यों आना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि स्वीडन को छोड़ के आप कहीं पे भी जब आप किसी दुनिया में हिजरत करते हैं तो आपको अपने आप सही से पता होना चाहिए कि वाई आई वांट टू डू दैट, कि मैं वहाँ क्यों मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर जब आपको ये पता लग जाता है कि मैं इसलिए मूव करना चाहता हूँ वहाँ पे, तो फिर ईजी हो जाता है कि कहाँ पे, और मतलब कि आप पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहते हैं। जब ये पता लग गया ना, फिर उसके बाद आप ये दिन ढूंढना शुरू कर दें कि हाँ किस जगह पे जाना चाहिए। फिर अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, मैं उसकी आपको बहुत सारी वजूहात या कह लें कि जो लोगों ने पहले सुनी भी होंगी, लेकिन मैं फैक्चुअल के साथ बता दूंगा आपको कि स्वीडन आपको क्यों आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि स्वीडन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एक जनरली ठंडा मुल्क है। यहाँ पे 7-8 महीने जो है वो सर्दी रहती है और बाकी जो है वो 4 महीने 5 महीने जो है वो नॉर्मल मौसम रहता है, यानी कि उसमें भी आपको जैकेट वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है। और 1-2 माह होते हैं जिनमें ज़रा सही समर होता है, जो कि आजकल जिस तरह जुलाई अगस्त का जो आखिरी अगस्त का या जून का जो महीने हैं, उनमें आपको बेसिकली अच्छा मौसम मिलता है। वो उसमें आपको 20-25-30 तक 20 से 30 के दरमियान में टेम्परेचर रहता है, और मतलब 18 से तक की भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उन दिनों में मतलब आजकल जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग और चीज़ें चल रही हैं तो वो किस तरह की सूरत हाल है। एनीवेज़, तो एक ठंडा मुल्क है तो इस लिहाज से अच्छा है कि आप, हाँ, इसका पहला बेनिफिट स्वीडन आने का है कि आपको जो गर्मी लगती है ना पाकिस्तान में, उससे आप बचेंगे। एक भाई ने यही सवाल किसी ने किया था कि आप ये कोई लोग बताएं कि जी स्वीडन क्यों जाना चाहते हैं, तो एक ने कहा कि मुझे गर्मी लगती है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका जवाब सुन के, हंसी भी आई कि हाँ एटलीस्ट उसको ये तो पता है कि जी मुझे गर्मी लगती है और स्वीडन ठंडा मुल्क है तो मैं इसलिए वहाँ जाना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट कोई तो है ना उसके पास जवाब, वरना लोगों के पास यही जवाब नहीं होता कि क्यों जाना चाहता हूँ। तो ठंडा मुल्क है, ठीक है। इसके अलावा यूरोप की जो है वो काफ़ी हाई इकानमी में आता है ये इसमें, यानी कि जो यूरोप के महंगे मुल्क हैं और इनकी इकानमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नॉर्डिक के जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो हैं ये बेसिकली यूरोप के स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ में आते हैं और स्वीडन वन ऑफ देम है। ठीक है, और इनकी इकानमी जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यहाँ पे चूँकि ठंड होती है इसलिए यहाँ ज़्यादातर जो चीज़ें मतलब ज़राअत वगैरह वो उसका इंसार इंपोर्ट पे ही है। कुछ चंद चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ें सब ये इंपोर्ट करते हैं। तो इसके अलावा जितना भी है ये टेक्नोलॉजी, अगर आपने बात करें स्काइप की, आप बात करें एरिक्सन की, आप बात करें H&M की, आप बात करें वॉल्वो की, आप बात करें स्कानिया की, आप बात करें टेट्रा पैक की, ये सब जो इनोवेशंस और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये स्वीडन की हैं। इसके अलावा यू नेम इट कि मैनी मोर होंगी,
लेकिन ये आपको मैं बड़ी बड़ी जो है वो सीधा सीधा कंपनियाँ मैंने बता दी हैं कि ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं, यानी कि इनके फाउंडर और यहाँ पे ही ये बनी थी। इनके फाउंडर इसके यहाँ के थे मोस्टली, और नहीं भी थे तो यहाँ सिस्टम में, यानी कि वो बेसिकली यहाँ से इमिग्रेंट थे, जो भी थे उन्होंने यहीं पे बेसिकली स्वीडन में इनको इन बिज़नेस को चलाया और दुनिया में इनकी नाम लाई। ओह, सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट इकिया, जो इकिया या आइकिया डिपेंड करता है आप स्वीडिश में बात इंग्लिश में कहें या इंग्लिश स्वीडिश में कहें, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जो फर्नीचर, होम फर्नीचर या होम इंटीरियर फर्नीचर वगैरह की जो कंपनी है वो भी स्वीडन से बिलोंग करती है। इसका नाम इकिया या आइकिया है। और उस बंदे ने भी दुनिया को एक नया ही सिस्टम दिया और एक नए कॉन्सेप्ट से रेवोल्यूशनाइज़ कराया कि भाई, इससे पहले लोग सोचते थे कि फ़र्नीचर बस एक दफ़ा लिया जाता है और वो 50 साल या 10 साल या 20 साल या 25 साल बड़ी लंबी उम्र तक चलता है। और हमारे मुल्क में अभी भी ऐसा है कि शादी में जहेज़ पे मिलेगा या कोई ख़रीदेगा तो उसके बाद फिर वो अम्मी अबू या वो किसी को बेचेंगे आपके, तो तभी उससे जान छूटेगी, वरना वो पड़ा रहेगा। तो इस बात मैंने सोचा कि यार कि किस तरह से फ़र्नीचर को ना मतलब ट्रांसपोर्टेबल बनाया जाए और इसको फ़ैशन की तरह इंगेज किया जाए कि भाई जैसा फ़ैशन होता है कि कपड़े आज आप ख़रीदते हैं साल के बाद या 6 महीने बाद या कुछ महीनों के बाद वो आप कहते हैं कि इनको चेंज कर लिया जाए। तो फ़र्नीचर चूँकि एक्सपेंसिव चीज़ भी थी और इसके अलावा सबसे बड़ी जो उसकी थी ना प्रॉब्लम जो था वो था मोबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। कि मसलन अगर अब ने बेड या सोफ़ा चीज़ लेनी है तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रक करना पड़ेगा, उसके लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें सारी आपको चाहिए होंगी। लेकिन इस बाबे ने फिर जो इकिया का जो फाउंडर था उसने बेसिकली टेक्निक लड़ाई के और सोचा कि क्या किया जाए। उसने फिर जो है ना वो डिसमेंटलेबल जो है फ़र्नीचर, यानी कि फ़र्नीचर को आप पीसों में लेगो जिस तरह बच्चों के लेगो होता है उस तरह बेसिकली जोड़ लेते हैं और जोड़ के एक जो बड़ा पीस है वो बन जाता है आपका, ठीक है। और अगर आप बात करें सोफ़े की या इवन बेड की, तो आप एक बड़ी कार में वो पैक इस तरह से वो पैक होता है डब्बों में छोटे छोटे पीसीज में कि वो आपकी कार या छोटी वैन आसानी से, इवन कार में मोस्टली चीज़ें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। यानी कि आप खुद से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने घर में जाके, और उसके बाद आप उसको जोड़ के उसको खोलते हैं, डब्बों को जोड़ते हैं और लेगो की तरह पीसीज को जोड़ते हैं। सेक्शन मैनुअल दी होती है इसके अंदर। ये भी एक मज़े की चीज़ है करने की। आप कभी जब आएँगे स्वीडन में देखेंगे कि इकिया का फर्नीचर कैसे जोड़ा जाता है। तो फिर उसको जोड़ा जाता है और वो फिर एक बड़ा पीस, यानी कि जो कि आप इमेजिन नहीं कर पाते कि ये गाड़ी में इतना सा जब खुलेगा तो कितना बड़ा पीस बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स के ये भी स्वीडन का है। इसके अलावा जो है वो रिक्सन का तो आपको शायद मैंने सुना ही हो नाम के। रिक्सन जो है वो हवावे के बाद सॉरी हवावे से शायद पहले, मतलब ये दोनों टॉप 2 में ही आते हैं, हवावे और रिक्सन जो है नेटवर्किंग बिछाने में। ये जो बड़े नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन के हैं इनकी बेसिकली 5G 4G आप सुनते हैं, ये इन्हीं रिक्सन की और हवावे इन्हीं कंपनीज़ की जो है इनोवेशन ज़रा होती हैं, जो कि ये बेसिकली मार्केट में फिर लॉन्च करके फिर टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सेटअप लगाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स के ये हैं इनोवेशंस, और ये कंट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कंट्री इसकी जो इकॉनमी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये टेक्नोलॉजी से ही तरक्की कर रहा है। इसीलिए यही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए यही मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल हुनर है, अगर आप इन कंपनीज़ में कोई चीज़ सर्व कर सकते हैं, कोई चीज़ को हुनर दे सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका फ्यूचर ब्राइट होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक मज़दूर हैं ना, तो मज़दूर उनको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मज़दूर यूरोप से इनको बहुत मिल जाते हैं। फिर इनके अपने लोग जो नहीं पढ़ते उनने भी ये काम करना है, सेल्स का, मैनेजमेंट का, फिर इस तरह का। फिर उनको ज़ुबान आती है, आपको ज़ुबान भी नहीं आती होगी उनके मुकाबले में, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है और ज़ुबान नहीं आती तो फिर यहाँ पे सेटल होना मुश्किल है। और ये कंपनीज़ इस तरह से, ये तो बड़ी, मैं चंद कंपनीज़ का नाम लिया, इस तरह बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है। इनका यानी कि टेक्नोलॉजी से बेस्ड ही काम है, ठीक है। और इसके अलावा क्यों आना चाहिए आपको? अच्छा जी, इसके अलावा आप अगर रैंक्स उठा के देखें डिफरेंट किस्म के, द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, मोस्ट टू बी ग्रोन ओल्ड, बूढ़े होने की, अगर आप किसी कंट्री में मतलब बूढ़े हो जाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है, सब जवान हो जाते हैं सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है। अगर आप इसी तरह से और कई तरह की स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आप उनकी बात करें तो स्वीडन में उनमें कहीं ना कहीं वो आ रहा होगा। और क्यों आ रहा होगा? क्योंकि यहाँ हर बंदा मेहनत करता है, मेहनत करके अपना स्टेटस अपना रखता है, ठीक है। और ये एक सोशल स्टेट है, स्वीडन एक सोशल स्टेट है। सोशल स्टेट से मुराद ये है कि यहाँ हर बंदा जो है वो खाता पीता है और हर बंदा टैक्स देता है, और जो कम देता है उसको भी बेनिफिट मिलते हैं, जो ज़्यादा देता है उसको भी बेनिफिट मिलते हैं।
और काइंड ऑफ इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे सोशल सिस्टम बेसिकली उन्होंने दिया हुआ आपको। तो उसमें सोशल सिस्टम में जो है वो इससे मतलब सोशल सिस्टम से क्या मुराद है यहाँ पे? सोशल सिस्टम से मुराद ये है कि आप टैक्स देते हैं और फिर आपको उसके कुछ बेनिफिट्स भी वापस मिलते हैं। जैसे कि स्वीडन में स्टडी बिल्कुल फ्री है, चाहे बच्चे हों, चाहे आप हों, चाहे आपका मतलब आपकी पूरी फैमिली के लिए स्टडी फ्री है। वो चाहे दागी से लेके या किंडरगार्टन से लेके पीआईटी तक आप स्टडी करना चाहें तो फ्री है आपके लिए। इसके अलावा मेडिकल जो है आपके लिए वो फ्री है। सिर्फ यहाँ पे साल में 1000 करोड़ जो हैं वो अगर आप जब आपने ख़र्च कर लिए डिफरेंट किसी मतलब आप फ़र्स्ट टाइम अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। वो आपने फ़र्ज़ करें 200 करोड़ फ़ीस थी चेकअप की फ़ीस। फिर आपके जब ये 200 करते करते 1000 तक पहुंच जाता है ना, फिर ये टोटली आपके लिए यानी कि सर्विस फ्री हो जाती है। यानी कि अब आप उसके बाद 1000 करोड़ आपके सिस्टम में रिकॉर्ड, क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड के बेस पे होता है। आपने जो पर्सनल नंबर या आइडेंटिफिकेशन या एनआई नंबर जो एनआईसी नंबर जो लिया होता है उसके मुताबिक जो है वो आपके रिकॉर्ड में हमारा होता है कि आपने इतने पैसे खर्च किए। फिर ये आपके लिए वो इलाज जो है फ्री हो जाता है। इसी तरह दवाइयाँ किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो भी एक हद के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिस्काउंटेड होती जाती हैं। डिस्काउंट के बाद वो यहाँ तक हो जाता है कि आपको फ्री भी दवाई मिल सकती है। तो ये है मेडिकल के सोशल बेनिफिट। इसके अलावा स्वीडन में 480 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं, पेरेंटल लीव जिसको बोलते हैं। अगर आप माँ बाप बनते हैं तो आप दोनों को, माँ और बाप को 480 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं विद 80% आपकी जो करंट सैलरी है उसके हिसाब से। और जिसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों काम करते हैं तो आप दोनों इंटरचेंजेबली और इवन टुगेदर भी सम टाइम कि आप छुट्टियां ले सकते हैं 480 डेज़ तक, बच्चे की एक ख़ास एज तक, जो कि बदलती रहती है। अभी शायद जो रिसेंट थी उन्होंने शायद 8 साल तक किया हुआ था कि नहीं सॉरी 12 साल तक, मैक्सिमम 12वीं बर्थडे तक। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है कि भाई आपने मैक्सिमम में 480 में से जो मैक्सिमम छुट्टियाँ हैं वो 4 साल की एज तक बच्चे की यूज़ कर लें, और जो बाकी हैं सिर्फ 90 आप सेव कर सकते हैं 12 साल की उम्र तक। तो ये थोड़े रूल बदलते रहते हैं। शॉर्ट ये है कि छुट्टियाँ आपके पास हैं, आप ये अवेल कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा बच्चे को जो यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको बेसिकली उनके बच्चों को स्टडी के भी पैसे मिलते हैं। यानी कि आप जब हायर एजुकेशन की स्टडी करते हैं तो उसमें भी और स्कूलिंग में भी आपको कुछ यानी कि बच्चे को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो स्टडी में उसके अखराजात वगैरह जो है उसमें ऐड ऑन किया जा सके, उसके बेसिकली उसके वो इस्तेमाल कर सके। और इसके अलावा जो है वो मतलब यहाँ पे आपको मतलब हर बंदा वर्क बैलेंस और खुश नज़र आएगा, अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और पार्क्स नज़र आएंगे। अभी अब मैं देख लें, मैं अपने घर के राउंड हूँ तो ये आप देख लें कितना बड़ा पार्क है मेरे राउंड घर के पीछे, और इसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं। अगर मैं वहाँ पे आपको दिखाऊँ ने जो वो आप शायद सामने देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक फ़ुटबॉल कोर्ट है। ये साथ नीचे आप देख रहे होंगे एक साइकिल जो जंपिंग के लिए या रोलर कोस्टर जो होती है, रोलर कोस्टर नहीं क्या बोलते हैं, जो रोलर कोस्टर या वो कह लें जिस पे आप बेसिकली ऊपर जंप्स कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो नीचे बनी हुई हैं। और लेफ़्ट पे झूले लगे हुए हैं बड़ों के लिए, पींगे वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर मैं इस तरफ देखूँ तो इन्होंने ये फुहारा लगाया हुआ है, जिस तरह ये डांसिंग फाउंटेन है। तो इसमें से आप गुजरें, ऊपर से नीचे ये लाइटें इसमें चलती हैं, ऊपर नीचे मतलब डिफरेंट सीक्वेंस से चलता है। ये साथ ही छोटा सा छोटे बच्चों का पार्क है, जो बिल्कुल छोटे यानी कि जो 2-3 साल से लेके 5-7 साल तक, ये उनके लिए पार्क बना हुआ है। और ये इसके दरमियान में सारी, अगर आपने यहाँ बैठ के बारबेक्यू करना है, वो देखें वहाँ पे वो बारबेक्यू वो 2 बारबेक्यू लगे हुए हैं, वो चेयर्स लगी हुई हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे चेस के लिए इन्होंने जगह बना कर रखी हुई है, शतरंज के लिए टेबल्स लगा कर रखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मतलब हर जगह तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अक्सर औकात यानी कि जो बिल्डिंग्स के आगे पीछे उन्होंने पार्क्स में कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ें नई करते रहते हैं और इस तरह की नई चीज़ें लगाई होती हैं। तो ये जो मैं बारबेक्यू बता रहा था आपको साइड पे लगे हुए हैं, ये देखें, ये चेस के टेबल हैं। ये मोस्टली ये देख लें आप, 2 टेबल लगाए हुए हैं। और मुझे इसलिए ये होता है कि जो नज़दीकी दुकान होती है उन्होंने उनको ये इनकी गाटियाँ जो है ना वो दी होती हैं, वहाँ से आप बारो करें और बारो करके यहाँ खेलें, फिर वापस कर दें। ये टेबल टेनिस का इन्होंने एक लगाया हुआ है परमानेंटली एक टेबल,
इस पर अगर आप टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं तो एक ये 2 टेबल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ और लोगों को इस तरह की सहूलियात इन्होंने दे रखी हैं ताकि अपनी एक्टिविटीज़ का जो वो अपनी जो सेहत का ख्याल रखें और अपने सिस्टम को एंजॉय करें और टैक्स दें और उसके साथ मज़े भी करें। और ये जो सब ये लगाई हुई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये आपने टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये मैंने टैक्स दिया हुआ है या जो इधर लोग रह रहे हैं वो कमा के टैक्स दे रहे हैं और उनसे ही उन्हीं पैसों से उन्होंने चीज़ें लगाई हैं। अगर इनको तोड़ेंगे तो नुकसान भी आपका होगा, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो केयर भी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही रहते हैं सिस्टम में। जहाँ जारी बात है, जहाँ इंसान होंगे वहाँ प्रॉब्लम्स भी रहते ही हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी कि यहाँ पे किस तरह से यानी कि इन्होंने एनवायरनमेंट को और हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके अलावा जिम्स होते हैं, ओपन जिम्स बोलते हैं उनको, उन्होंने जिम्स लगाए होते हैं। हाँ वो एक्चुअली यहाँ पे भी है। मैं थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो ओपन जिम्स में ये है कि जो लोग मसलन भी पैसे नहीं खर्चना चाहते, मेंबरशिप वगैरह लेके नहीं, वैसे बाहर ओपन जिम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये पार्कों में अक्सर औकात अब तो ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि जो नई बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें एक ओपन जिम लगा देते हैं। ओपन जिम में आप अगर आप देखें तो वो देखें वो आप उस पर जिमनास्टिक वो हैंग होकर ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा ये है बेंच प्रेस आपने करना है अगर आपने ये इन बच्चों के लिए काइंड ऑफ वो जिस तरह दौड़ की लाइनिंग नहीं लगाई होती, ये वो है कि अगर किसी ने रेस बच्चों ने खेलना है वैसे ही रेस लगानी है। ये जो छोटा सा जिम है कुछ वहाँ पे चीज़ें वो छोटा सा वो हैंग करने के लिए ऊपर नीचे दी हुई हैं, इसलिए कि आप यहाँ पे मेहनत करें, एंजॉय करें सिस्टम को और जो है वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो ये चंद चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं स्वीडन आने की, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्वीडन के सिटीज़नशिप की बात करें तो स्वीडन की जो सिटीज़नशिप है वो पिछले सालों में अगर आप हिस्ट्री खोल के देखें तो टॉप 3 में इवन पहले दूसरे नंबर पे भी कई दफ़ा रही, अभी भी 5-6 नंबर पे जॉइंटली चल रही है विद अदर कंट्रीज, सम अदर कंट्रीज़। तो इनकी मतलब जो पासपोर्ट है काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। अगर आप यहाँ के शहरी बनते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में बहुत आसानी हो सकती है। इस तरह के और बहुत से फ़ायदे हैं जो कि बेसिकली शायद भी कुछ मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहे, लेकिन भी बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है। अगर मुझे फिर मौका मिला कुछ और चीज़ें बताने का तो फिर मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अब तो बनता भी है लाइक है। मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बहुत सी पॉजिटिव हैं कि आप शायद सोचेंगे कि हाँ मुझे स्वीडन आना चाहिए, लेकिन स्वीडन आने के लिए पहले आप प्रिपरेशन करें ताकि फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और प्रॉब्लम जब नहीं होंगे तो फिर आप मेहनत करेंगे, आप सिस्टम में सेटल होने की कोशिश करेंगे, सिस्टम से सीखेंगे और फिर यहाँ पे इंशाल्लाह आप जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो बेसिकली बना सकेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होकर आएँगे तो सिस्टम आपको बाहर ही निकालेगा, क्योंकि सिस्टम भी डिज़ाइन ऐसे होता है कि भी जो लोग नहीं सेटल हो पा रहे या जो लोग खराबी पैदा कर रहे हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाए सिस्टम से। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।